2002 के गुजरात दंगे, एक ऐसा अध्याय जिसने सालों तक देश की राजनीति और समाज को उलझाए रखा। लेकिन इस पूरी कहानी के केंद्र में एक सवाल हमेशा रहा, क्या ये सब एक बड़ी साजिश थी? आज हम इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि सबूत क्या कहते हैं और अदालतें आखिर किस नतीजे पर पहुंची। ये कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से। 27 फरवरी 2002 गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगी और 59 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। ये एक ऐसी घटना थी जो आने वाले भयानक दिनों के लिए एक चिंगारी साबित हुई। गोधरा के बाद पूरे गुजरात में हिंसा भड़क उठी। इसका पैमाना बहुत भयानक था। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1044 लोग मारे गए, जबकि दूसरे अनुमान कहते हैं कि यह संख्या 2000 के करीब थी। देखिए, आंकड़े अलग हो सकते हैं, पर वो जिस दर्दनाक हकीकत की तरफ इशारा करते हैं वो एक ही है। और यहीं से असली कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। एक सवाल जिसने सालों तक चली जांच की दिशा तय की, क्या ये जो इतनी बड़ी हिंसा हुई वो सिर्फ लोगों का अचानक फूटा गुस्सा था, या फिर ये एक पहले से प्लान की हुई स्टेट सपोर्टेड साजिश का नतीजा थी? तो चलिए अब सीधे उस आरोप की तह तक चलते हैं जिसने इस पूरी जांच को एक शक्ल दी। ये आरोप था एक बड़ी साजिश का। ये आरोप सामने आया ज़किया जाफरी की एक शिकायत से। उनके पति पूर्व सांसद एहसान जाफरी की दंगों में हत्या कर दी गई थी। उनकी शिकायत का सार ये था कि ये हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें खुद राज्य के बड़े बड़े अधिकारी और नेता शामिल थे। अब आरोप इतने गंभीर थे कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई। एसआईटी को समझना इस केस को समझने की चाबी है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग मोर्चों पर काम करना था। और यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, एसआईटी की जांच 2 समानांतर पटरियों पर चल रही थी। एक पटरी पर थे जमीन पर हुए अपराध जैसे गोधरा कांड, नरोदा पाटिया नरसंहार, और दूसरी पटरी पर थी उस बड़ी साजिश की जांच जिसमें टॉप लेवल के लोगों पर उंगली उठाई गई थी। इन दोनों पटरियों पर जो अलग अलग नतीजे आए, वही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो सवाल यह है कि बड़ी साजिश के दावे के पक्ष में सबूत क्या दिए गए और एसआईटी ने उन सबूतों को कानून के तराजू पर कैसे तौला। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे विस्फोटक आरोप ये था कि एक देर रात हुई मीटिंग में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पुलिस से कहा कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दिया जाए। इस एक आरोप को साजिश की थ्योरी का केंद्र माना गया। लेकिन हुआ ये कि एसआईटी की जांच कानूनी दांवपेच में उलझ गई। ये पूरा आरोप एक पुलिस अधिकारी की गवाही पर टिका था, लेकिन उस मीटिंग में मौजूद बाकी सभी अधिकारियों ने इस बात से इनकार कर दिया। एक और गवाही को हेयरसे यानी सुनी सुनाई बात मानकर कमजोर करार दे दिया गया। तो नतीजा क्या निकला? जब एक गवाह के खिलाफ इतने सारे लोग हों तो कानूनी तौर पर वो आरोप टिक नहीं पाया। एसआईटी ने पाया कि इसे साबित करने के लिए सबूत नाकाफी हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े आरोप पर। यह दावा किया गया कि माहौल बिगाड़ने के लिए गोधरा के पीड़ितों के शवों की अहमदाबाद में परेड निकाली गई। लेकिन एसआईटी की जांच में सामने आया कि कोई परेड नहीं हुई थी। शवों को रात के वक्त पुलिस की निगरानी में बंद ट्रकों में सीधे अस्पताल ले जाया गया था। हाँ, शवों को ले जाने के समय एक वीएचपी नेता की मौजूदगी पर सवाल जरूर उठे, लेकिन एसआईटी ने इसे हिंसा भड़काने की साजिश का सबूत नहीं माना। अब बात उस सबूत की जिसे कई लोग इस केस का स्मोकिंग गन या सबसे बड़ा प्रमाण मान रहे थे, तहलका के स्टिंग ऑपरेशन टेप्स। इन टेप्स की कानूनी हैसियत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कानून की भाषा में ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस हैं, मतलब ऐसा कबूलनामा जो अदालत के बाहर किया गया हो। और यहीं एसआईटी ने एक बहुत बड़ा फर्क बताया। उनका कहना था कि ये टेप्स किसी एक व्यक्ति का जुर्म तो साबित कर सकते हैं, पर इससे ये कैसे साबित होता है कि उन्हें ऊपर से किसी बड़े अधिकारी ने ऐसा करने का आदेश दिया था। एसआईटी ने यह भी पाया कि टेप में किए गए कई दावे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थीं और तथ्यों से मेल नहीं खाते थे। तो एसआईटी की जो 2 अलग अलग पटरियों पर जांच चल रही थी, उसका आखिर में अंजाम क्या हुआ? चलिए अब फाइनल नतीजों पर एक नजर डालते हैं। बड़ी साजिश वाले आरोप पर एसआईटी का ये अंतिम फैसला था। 2012 में उन्होंने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। वजह बताई गई अभियोजन योग्य सबूत की कमी, मतलब ऐसे पक्के सबूत नहीं थे जिनके आधार पर अदालत में किसी को दोषी ठहराया जा सके।
और ये टेबल पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देती है। एक तरफ बड़ी साजिश का ट्रैक, नतीजा कोई सजा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ व्यक्तिगत दंगों के मामले, नतीजा कई मामलों में सजा। गोधरा ट्रेन केस में 31 लोग दोषी पाए गए, नरोदा पाटिया में 32, सरदारपुरा में 31। इससे साफ है कि कानूनी प्रक्रिया ने इन दोनों मामलों को बिल्कुल अलग अलग नजर से देखा। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक तरफ सजा, दूसरी तरफ क्लीन चिट। इसे समझने के लिए हमें कानून के कुछ बहुत बुनियादी सिद्धांतों को देखना होगा, जो ये तय करते हैं कि अदालतें सबूतों को कैसे देखती हैं। देखिए, अदालत में सिर्फ शक या नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर फैसला नहीं होता। एक आपराधिक साजिश को साबित करने के लिए यह दिखाना पड़ता है कि आरोपियों के बीच अपराध करने के लिए एक पक्का अग्रीमेंट हुआ था। कानून में ऐसे मीटिंग ऑफ माइंड्स कहते हैं। एसआईटी को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर पाता कि टॉप लेवल पर ऐसी कोई सहमति बनी थी। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल है नैतिक जिम्मेदारी और कानूनी सबूत के बीच की महीन रेखा का। कानून सबूत मांगता है, ठोस सबूत, और इस मामले में बड़ी साजिश का आरोप उस कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतर सका, भले ही राजनीतिक और नैतिक जवाबदेही पर बहस आज भी जारी है।